हेलो स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे डेरिवेटिव ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन के बारे में। तो सबसे पहले देखिए पैरामीट्रिक फंक्शन होता क्या है। अगर हमें दे रखा है y इज इक्वल टू एफ ऑफ टी या थीटा और x भी g ऑफ टी या फिर थीटा, मतलब दोनों के दोनों किसी तीसरे पैरामीटर की फॉर्म में हो, तीसरे वेरिएबल में हो, x भी और y भी, दोनों अगर किसी तीसरे पैरामीटर, वो पैरामीटर थीटा भी हो सकता है, टी भी लिख सकते हैं, कोई भी तीसरा वेरिएबल हो सकता है वो। अगर y और x दोनों t पे डिपेंडेंट है तो इसका मतलब यहाँ t को हम बोलते हैं t इज पैरामीटर। अगर हमें कहा जाए यहाँ पे dy बाई dx फाइंड आउट करने के लिए, फर्स्ट डेरिवेटिव dy बाई dx डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसके लिए बहुत सिंपल सा तरीका है। अगर हमें इस तरह से पैरामीट्रिक फंक्शन दिए जाए, y भी t में है और x भी t में है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ से dy बाई dt फाइंड आउट करेंगे, जिसको हम लिख सकते हैं f डैश t। इसी तरह से dx बाई dt भी फाइंड आउट करेंगे, जिसे लिख सकता हूँ मैं g डैश t। अगर ये दोनों हमें मिल जाएंगे तो हम यहाँ से dy बाई dx फाइंड आउट कर सकते हैं बाय दिस फार्मूला, dy बाई dx इज इक्वल टू dy बाई dt अपॉन dx बाई dt। तो इस तरह से लिखा जा सकता है dy बाई dx को। तो यहाँ से देखिए इसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी f डैश t अपॉन g डैश t। ये t में है तो t के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव कर लेंगे। अगर मान लीजिए y और x दोनों थीटा में है तो dy बाई डी थीटा और dx बाई डी थीटा फाइंड आउट करेंगे। तो इस तरह से हम पैरामीट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर कुछ एग्जांपल लेते हैं हम। जैसे यहाँ पर हमें x और y दोनों दे रखे हैं इन टर्म्स ऑफ थीटा, और हमें कहा गया इसमें dy बाई डी थीटा dy बाई dx फाइंड आउट करना है, और वो भी पर्टिकुलरली थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4 पे कह दिया गया। तो इसके लिए देखिए सबसे पहले मैं फाइंड आउट करता हूँ डी एक्स बाई डी थीटा। एक्स हमें दिया हुआ ए इंटू वन माइनस कॉस थीटा। यहाँ से हम फाइंड आउट कर सकते हैं डी एक्स बाई डी थीटा, मतलब एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा। और देखिए यहाँ पे ए तो कांस्टेंट एज इट इज रहेगा, वन माइनस कॉस थीटा का डेरिवेटिव करेंगे, वन का डेरिवेटिव जीरो और माइनस कॉस थीटा का डेरिवेटिव आ जाएगा साइन थीटा। सिमिलरली वाई हमें दिया हुआ है ए इंटू थीटा प्लस साइन थीटा। अगर हम यहाँ से डी वाई बाई डी थीटा फाइंड आउट करेंगे तो ये हमें मिलना चाहिए, ए तो बाहर एज इट इज वन प्लस कॉस थीटा। तो देखिए ये हमें डी वाई बाई डी थीटा और डी एक्स बाई डी थीटा दोनों मिल गए। अब अगर हम फाइंड आउट करना चाहते हैं डी वाई बाई डी एक्स, तो इसके लिए देखिए फॉर्मूला आपको भी बताया, डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा। अगर t में है तो dy बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी, थीटा में है तो विद रिस्पेक्ट टू थीटा डेरिवेटिव होगा। लीजिए यहाँ पे इसकी वैल्यू रख दे तो हमें मिल जाएगा a इंटू वन प्लस कॉस थीटा अपॉन a इंटू वन माइनस a साइन थीटा। तो ये लीजिए ये हमें dy बाई डी एक्स मिल गया है। अब देखिए इसको हम चाहें तो थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, मगर हमें करना चाहिए या नहीं ये कैसे डिसाइड करेंगे। देखिए हमें dy बाई डी थीटा की वैल्यू पूछिए एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करना और थोड़ा सा चाहूँ तो ऐसे कर सकता हूँ कि वन प्लस कॉस थीटा को मैं लिख सकता हूँ टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू, और यहाँ से साइन थीटा को लिख सकता हूँ मैं टू साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू। अब अगर मुझे यहाँ पे देखिए कैंसिल वगैरह करूँ तो मुझे कॉट थीटा बाई टू मिल रहा है, क्योंकि आंसर में लग रहा है कि यार ये ज़्यादा बेटर है, ये बढ़िया है, थोड़ा आसान हो गया है। मगर आसान नहीं हुआ, ये थोड़ा मुश्किल हो गया है, क्योंकि अगर मुझे यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू चाहिए होगी कहाँ पे, थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4 पे। तो अगर मैं यहाँ पे जो हमने सिंप्लीफाई किया है यहाँ से निकालना चाहूँ तो मुझे थीटा को रखना पड़ेगा पाई बाय 4, तो कॉट पाई बाय 8 बन जाएगा। तो या तो आपको कॉट पाई बाय 8 यानी कॉट 22.5 डिग्री की वैल्यू पता है तो अच्छी बात है, याद है तो बढ़िया है। मगर जनरली हमें 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री यहाँ वैल्यू ध्यान में रहती है। पाई बाय 8 या पाई बाय 12, 15 डिग्री पे, 22.5 डिग्री पे वैल्यू जनरली हमें याद नहीं रहती। फाइंड आउट तो कर सकते हैं, फाइंड आउट करने में कोई मुश्किल नहीं है, मगर हम अपना
यहाँ पे भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं सिंप्लीफाई करके, और यहाँ पर फिर cot पाई बाय 8 को फाइंड आउट करने में टाइम वेस्ट करेंगे। उससे बेटर है कि हम सिंप्लीफाई यहाँ पे ना ही करें, हम यहीं पे छोड़ दें अगर इस जगह पे। और अगर मैं यहाँ से फाइंड आउट करना चाहूँ थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4 रख के, तो बड़ी सिंपली मुझे वैल्यू मिल जाएगी, कॉस पाई बाय 4 भी पता है सबको और साइन पाई बाय 4 दोनों की वैल्यू पता है, तो आंसर आ जाएगा √2+1। और यहाँ से भी अगर मैं सिंप्लीफाई करता इसकी वैल्यू भी सॉल्व करके उतनी ही आती है √2+1। अगर याद है तो अच्छी बात है, मगर नहीं है तो इसको ढूंढना पड़ेगा। तो देखो सिंप्लीफाई हमें करना चाहिए या नहीं, ये कैसे डिसाइड करेंगे। अगर सिंपल उसने कहा जाता है dy/dx फाइंड आउट करो, तो हम सिंप्लीफाई करना चाहे तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम इसको cot θ/2 तक सिंप्लीफाई करके लेंगे। मगर हमें अगर किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे थीटा की dy/dx पूछा गया है, तो वो थोड़ा हमें सोचना पड़ेगा कि यहाँ से वो आसानी से मिल रहा है या फिर ऐसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आसानी से मिलेगा। तो इस तरह से थोड़ा सा सोच के इसको सिंप्लीफाई करना, कोई ज़रूरी नहीं है सिंप्लीफाई करना हमेशा बढ़िया रहता है। इस केस में अगर हम सिंप्लीफाई करके फिर थीटा को π/4 रखेंगे तो हमारा जो टाइम और एनर्जी दोनों वेस्ट होंगे, पहले सिंप्लीफाई करने में, उसके बाद cot π/8 की वैल्यू को ढूंढने में। ठीक है, तो इस तरह से हमें अगर सिर्फ dy/dx ढूंढना होता है तो आप जहाँ तक चाहो सिंप्लीफाई कर सकते हो। और इसमें कई बार ये भी होता है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे नहीं पूछा है, आपको dy/d की वैल्यू पूछी और ऑप्शन में से आपको देखना है कि कहाँ, तो ऑप्शन है वो कहाँ तक सॉल्व करके दिया हुआ है, कहाँ तक सिंप्लीफाई करके दिया हुआ है। फिर आप ऑप्शन के हिसाब से अपना डिसीजन ले सकते हैं कि हमें इसको कहाँ तक सिंप्लीफाई करना चाहिए। तो ये देखिए dy/dx की वैल्यू मैंने फाइंड आउट की। अब इसी में देखो हमें सेकंड डेरिवेटिव भी पूछा जा सकता था इसका, तो उसके लिए क्या रहेगा जरा पीछे चल के एक बार देखते हैं। अगर हमें dy/dx ढूंढना है तो चलिए इस तरह से dy/dx हमें मिल गया। बट अगर हमें कहा जाए dy/d²y/dx², मतलब सेकंड डेरिवेटिव चाहिए। सेकंड डेरिवेटिव का मतलब होगा जो आपने फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट किया है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, उसी का ही एक बार और डेरिवेटिव करना है हमें। d²y/dx² का मतलब dy/dx का फर्स्ट डेरिवेटिव का x के रिस्पेक्ट ही एक बार और डेरिवेटिव। तो यहाँ पर देखिए जब आप x के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव करना चाहेंगे dy/dx का, तो हम dy/dx यहाँ पे ढूंढ चुके हैं f'(g')। तो यहाँ पर ये जो आया होगा वो सारा का सारा t में होगा। उसमें जैसे x और y दोनों t की टर्म में है तो ये t की टर्म में है। अगर x और y थीटा की टर्म में होंगे तो ये सारा तो थीटा की टर्म में होगा। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर ये जो भी है, चाहे वो थीटा में है या एक्स में, जो भी हमारे पास है, हमें अगर उसका एक्स के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव करना है तो पहले हमें इसको करना पड़ेगा उसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव जिसमें ये है। अर्थात एफ अगर ये टी में है तो इसका टी के रिस्पेक्ट पहले डेरिवेटिव होगा। ठीक है, और अगर ये थीटा में है तो पहले थीटा के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव होगा। जब आप इसका इसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव कर लेंगे तो उसके बाद हमने क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव करना था, तो यहाँ पे dt/dx साथ में और मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर ये थीटा में है तो dθ/dx यहाँ पे और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल यहीं पर मैं जो भी हमने किया एग्जाम्पल, इसमें देखिए हमने dy/dx फाइंड आउट किया और इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है cot θ/2। इसी में अगर हमें कहा जाए d²y/dx² फाइंड आउट करने के लिए, हमने dy/dx फाइंड आउट किया है cot θ/2, यहाँ तक पहुँच गए थे, सिंप्लीफाई कर लिया हमने। ठीक है, अगर अब मुझे चाहिए ये dy/dx है और हमें चाहिए अगर अब d²y/dx², d²y/dx² का मतलब जो dy/dx है हमारा, इसका x के रिस्पेक्ट ही एक बार और डेरिवेटिव करना है हमें। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखो dy/dx जो था हमारा वो था cot θ/2। तो सबसे पहले तो इसका थीटा के रिस्पेक्ट ही डेरिवेटिव करना पड़ेगा। अगर मैं इसका थीटा के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव को इसको लिखना चाहूँ तो इस तरह से लिखूंगा, पहले इसका विद रिस्पेक्ट टू थीटा डेरिवेटिव cot θ/2 का, फिर साथ में dθ/dt, सॉरी dx, क्योंकि हमने डेरिवेटिव करना है x का और ये थीटा में है। तो cot θ/2 का जो डेरिवेटिव है होगा माइनस cos x² θ/2, फिर θ/2 का डेरिवेटिव होगा वो होगा 1/2। ठीक है,
ये करने के बाद साथ में डी थीटा बाई डी एक्स मल्टीप्लाई में भी है, उसकी वैल्यू देखिए कहाँ से आएगी। अभी हमने डी एक्स बाई डी थीटा फाइंड आउट किया था, ये रहा हमारा डी एक्स बाई डी थीटा। इसकी वैल्यू आ रही थी ए साइन थीटा, तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो डी थीटा बाई डी एक्स की वैल्यू 1/a साइन थीटा, यहाँ पे रख देंगे 1/a साइन थीटा। आप यहीं पर छोड़ना चाहें यहाँ पे छोड़ सकते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई और करना चाहें तो और भी कर सकते हैं थोड़ा बहुत। तो क्या हो सकता है इसमें सिंप्लीफिकेशन, यहाँ पे या तो आप इसको साइन कॉस में बदल लो या इसको साइन थीटा बाई 2 में बदल सकता हूँ। तो अगर मैं इसको पहले कॉसेक स्क्वायर को नीचे ला के लिख दूँ साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और इस साइन थीटा को भी मैं लिख सकता हूँ 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। तो देखिए हमें मिल जाएगा -1/4a साइन क्यूब थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। यहाँ छोड़ना चाहे यहाँ छोड़ सकते हैं, चाहो तो इसको नीचे जो रखा हुआ है साइन और कॉस, इसे ऊपर ले जाके ऐसे भी लिख सकते हो कॉसेक क्यूब थीटा बाई 2, कॉस का ऊपर ले जाके लिख सकते हैं सेक थीटा बाई 2। तो ये कहाँ तक सिंप्लीफाई करना है, यहाँ पे छोड़ना है या फिर यहाँ तक करना है, वो डिपेंड करता है। आप ऑप्शन में देख लीजिए कहाँ तक उसने किया हुआ सिंप्लीफाई। ऑब्जेक्टिव में कर रहे हैं, अगर ऑब्जेक्टिव में नहीं कर रहे सब्जेक्टिव में कर रहे हैं तो आपकी इच्छा है। बोर्ड के अंदर जैसे ये क्वेश्चन आपको मिलता है तो उसमें तो कुछ अगर लिखा हुआ है प्रूव दैट डी वाई बाई डी एक्स से डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, तो जिसके इक्वल प्रूव करने के लिए कहा है वहां तक आपको ले जाना पड़ेगा उसे सिंप्लीफाई करके। अगर कुछ नहीं मेंशन किया है तो भाई आप अपनी इच्छा से यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, चाहो तो इसको कॉसेक में कन्वर्ट करके छोड़ सकते हो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए एक एग्जांपल और ले रहा हूँ इसी टाइप का। नेक्स्ट देखिए, ये है हमारा x और y इन टर्म्स ऑफ t, और हमें dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करने के लिए कहा है। तो वही सेम कहानी, सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना चाहिए यहाँ से dx बाई dt, क्योंकि x t में है y भी t में। इसका अगर हम डेरिवेटिव करेंगे तो देखिए ये एफ टी, ये रेशो की फॉर्म में, तो कोशेंट रूल से इसका डिफरेंशिएशन हमें करना पड़ेगा। तो उसके लिए पहले देखिए डिनोमिनेटर में cos ऑफ 2t, इसका स्क्वायर हो जाएगा, और ये रूट ऑफ cos 2t एज इट इज। फिर इसके बाद ये जो साइन क्यूब t है इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 3 साइन स्क्वायर t इंटू साइन t का डेरिवेटिव cos ऑफ t, ये हमें मिलेगा। इसी तरह से उसके बाद माइनस ये साइन क्यूब t एज इट इज लिख लेते हैं, और ये रूट ऑफ cos 2t जो डिनोमिनेटर था हमारा, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो पहले तो देखिए पावर का डेरिवेटिव होगा, तो 1/2 रूट ऑफ cos 2t मिल जाएगा। रूट ऑफ एफ एक्स का डेरिवेटिव आपको बताया हुआ 1/2 रूट ऑफ एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स होता है। cos 2t का डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस, यहाँ पे चलो माइनस को बाहर निकाल के लिख देता हूँ, साइन 2t आ जाएगा इंटू 2t का भी साथ में डेरिवेटिव होगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर आप देखें यहाँ से एलसीएम ले और कुछ कॉमन निकालने की कोशिश करें तो यहाँ से हम कॉमन निकाल सकते हैं। देखिए ऊपर से साइन स्क्वायर टी, साइन स्क्वायर टी को कॉमन निकाल सकते हैं, और यहाँ पे हमारा रूट ऑफ cos 2t है वो एलसीएम भी लिया जा सकता है। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैं देखिए एलसीएम भी ले लेता हूँ रूट ऑफ cos 2t, और नीचे हमारे पास cos ऑफ 2t ये भी साथ में रखा हुआ है, तो पावर चाहो तो इकट्ठा करके आप 3/2 लिख सकते हो। ऊपर नोमिनेटर में से मैं साइन स्क्वायर टी अगर बाहर निकाल लेता हूँ तो मुझे यहाँ पर 3, ये रूट ऑफ cos 2t एलसीएम लेने के साथ इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो cos 2t इंटू कॉस ऑफ टी ऐसे लिख सकते हैं, प्लस साइन क्यूब टी था हमारे पास, हमने साइन स्क्वायर बाहर लिख लिया था, तो साइन टी और ये साइन 2t। तो यहाँ तक सिंप्लीफाई कर सकते हो, थोड़ा और भी करना चाहे तो कर सकते हैं, मगर उसमें 3 को अलग करके पहले एक cos 2t cos t और प्लस साइन 2t साइन t को cos ऑफ a cos b प्लस साइन a साइन b के फार्मूले से कंबाइन करके फार्मूला बना सकते हो। जरूरत पड़ेगी तो कर लेंगे, नहीं तो इसी तरह से छोड़ सकते
अब डी वाई बाई डी टी भी अगर हम इसी तरह से फाइंड आउट करें, उसके लिए भी पहले देखिए नीचे हमारे पास जो है रूट ऑफ कॉस टू टी का स्क्वायर होगा, जो कि कॉस टू टी लिख देता हूँ स्क्वायर करके सीधा में, फिर रूट ऑफ कॉस टू टी एज इट इज, और ये जो कॉस क्यूब टी है इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 3 कॉस स्क्वायर टी इंटू कॉस टी का डेरिवेटिव माइनस साइन टी आ जाएगा, तो माइनस मैंने आगे लिख दिया है। फिर माइनस, अब ये कॉस क्यूब टी को हम एज इट इज लिख ले, और रूट ऑफ कॉस टू टी का डेरिवेटिव हमने अभी अभी किया था, देखिए यहाँ पर यह आ जाता है साइन ऑफ टू टी अपॉन रूट ऑफ कॉस टू टी। टू हमने कैंसिल आउट कर दिया है, जो यहाँ पे था ये वाला, ये टू दोनों में आता है ऊपर और नीचे, ये कैंसिल आउट कर दिया। इसको भी देखिए सिंप्लीफाई करना चाहें तो ऊपर से हम कॉस स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हैं दोनों में, और माइनस भी कॉमन निकाल लेते हैं और एलसीएम ले लेते हैं। चलिए यहाँ पे हमें मिलेगा डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू, माइनस कॉमन निकाल लिया है, ऊपर से कॉस स्क्वायर टी भी कॉमन निकाल लिया है, यहाँ पे नीचे हमारे पास आ जाएगा रूट ऑफ कॉस टू टी इंटू कॉस ऑफ टू टी, या फिर पावर 3/2 लिख सकते हैं। यहाँ देखिए हमें मिलेगा कॉस स्क्वायर टी कॉमन निकालने के बाद ये माइनस भी कॉमन निकाल लिए, तो 3 कॉस टू टी साइन टी, और यहाँ पे देखिए कॉस टी और साइन टू टी, ये हमें मिल जाएगा यहाँ पे कॉस ऑफ टू टी इंटू साइन टी, साथ में 3 भी है, और प्लस यहाँ पे साइन टू टी इंटू कॉस ऑफ टी। अब आप ये डी वाई अपॉन डी टी हमने फाइंड आउट किया हुआ है, और डी एक्स बाई डी टी ये भी फाइंड आउट किया हुआ है हमने, तो यहाँ पे मैं प्रीवियस पेज से ले जाके वापस लिख रहा हूँ इसको। ये साइन स्क्वायर टी कॉमन निकालने के बाद साइन स्क्वायर टी कॉमन निकालने के बाद यहाँ पर था हमारे पास 3 कॉस ऑफ टू टी कॉस ऑफ टी प्लस साइन ऑफ टू टी साइन ऑफ टी, अपॉन नीचे था हमारे पास यही सेम चीज जो ऊपर रखा हुआ है कॉस टू टी पावर 3/2। अब अगर आपको डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है, उसके लिए फार्मूला था हमारा डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। तो बस ये सामने जो रखा हुआ, बस आप इनका रेशो ले लीजिए, तो यहाँ पे डिवाइड करके मुझे माइनस कॉस स्क्वायर टी कॉट स्क्वायर, सॉरी सीधा लिख देता हूँ, कॉस स्क्वायर ऊपर है और नीचे साइन स्क्वायर है, तो उसको क्लब करके मैंने कॉट स्क्वायर ही लिख दिया है, और यहाँ पे 3 कॉस टू टी साइन टी प्लस साइन टू टी कॉस टी, और नीचे है हमारे पास 3 कॉस टू टी कॉस ऑफ टी प्लस साइन ऑफ टू टी साइन ऑफ टी। तो यहाँ तक देखिए इसको छोड़ सकते हो। अगर इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो थोड़ा सा और सिंप्लीफिकेशन किया जा सकता है। तो कैसे होगा, देखिए माइनस ऑफ कॉट स्क्वायर टी, ये तो बाहर एज इट इज, इसमें से 3 में से अगर एक कॉस टू टी इस साइड कॉस टू टी साइन टी और साइन टू टी कॉस टू को इकट्ठा करूंगा तो वो बन जाएगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो 2 कॉस ऑफ टू टी साइन टी एज इट इज, और प्लस साइन ऑफ 3t, इस तरह से लिख सकता है। ठीक है, और इसी तरह से नीचे देखिए इसको भी इसी तरह से कर सकता हूँ, 2 cos 2t एंड cos ऑफ t एज इट इज, और एक cos 2t cos t प्लस sin 2t sin t, इसको लिख सकते हो cos a cos b प्लस sin a sin b के फार्मूले से cos ऑफ a माइनस b का फार्मूला मिलेगा, यानी cos ऑफ t लिखा जा सकता है। ठीक है, इसे भी थोड़ा सा और अगर चाहो तो कर सकते हो। ये हमारे पास 2 cos टू साइन ए cos b का फार्मूला लगा के इसे अलग अलग किया जा सकता है, तो 2 cos ए साइन b को हम लिख सकते हैं साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी। तो यहाँ पे आपको थोड़ा चेंज करके इस तरह से भी आंसर लिखा हुआ मिल सकता है। ये माइनस कॉस स्क्वायर टी तो एज इट इज कॉट स्क्वायर टी, सॉरी, जब आप इसको लिख देंगे
टू साइन ए कॉस बी के फार्मूले को साइन ऑफ ए प्लस बी तो साइन 3t मिलेगा, और साइन ऑफ ए माइनस बी साइन ऑफ माइनस टी मिलेगा। तो यहाँ पे आप इसको लिख सकते हो सिंप्लीफाई करके 2 साइन ऑफ 3t माइनस साइन ऑफ टी, ये हमें मिल जाएगा। इसी तरह से इसको भी करना चाहो इसी तरह से कर सकते हो। ये हमारा 2 कॉस है, कॉस बी का फार्मूला लग रहा है, जिसको आप लिख सकते हो कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी। तो एक कॉस टी आएगा, पीछे एक और भी पड़ा है तो 2 कॉस टी। तो देखिए इस तरह से भी आंसर को लिखा जा सकता है और इस तरह से भी लिखा जा सकता है। अब आप देख लीजिए कहाँ तक सिंप्लीफाई करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। अगर किसी पर्टिकुलर ऑप्शन तक पहुंचना है तो फिर उस पर्टिकुलर ऑप्शन तक, या जहां तक बोला जाए प्रूव दैट ये dy अपॉन dx इसके इक्वल होगा, फिर तो वहां तक सिंप्लीफाई करो। नहीं तो आप जहां तक छोड़ना चाहो छोड़ सकते हो। इसमें जितना अगर कुछ कैंसिल वगैरह होता वो कर दो। जो सिंप्लीफिकेशन आप अगर इस तरह से करके यहाँ तक पहुँचाना चाहते हैं तो यहाँ पर भी आप पहुँच सकते हो, और इस जगह पर भी आप चाहो तो रुक सकते हो। तो ये डिपेंड करता है कि हमें कहाँ तक प्रूव करने के लिए बोला है। अगर नहीं बोला है तो आप थोड़ा छोड़ना चाहे यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं। अगर ऐसे क्वेश्चन में जनरली ऐसा छोड़ने के लिए नहीं बोला जाता, किसी पर्टिकुलर आंसर तक पहुँचने के लिए बोल दिया जाता है, तो फिर आप उसको सिंप्लीफाई करके वहां तक पहुंच जाएंगे। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। पैरामीट्रिक फॉर्म के जो एग्जांपल है उसको लिखने का जो तरीका होता है कुछ ऐसा भी होता है। हमें कह दिया जाता है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू दिस फंक्शन। सीधा सीधा ऐसा बोल के कि y इज इक्वल टू दिस, x इज इक्वल टू दिस और dy अपॉन dx फाइंड आउट करो, उसकी बजाय ये क्वेश्चन को पूछने का जो दूसरा ढंग होता है वो इस तरह से भी होता है कि आपको यहाँ पे एक फंक्शन का डेरिवेटिव बोला जाता है दूसरे के रिस्पेक्ट करने के लिए। जैसे यहाँ इस फंक्शन का फर्स्ट वाले का इसके सेकंड वाले के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव करने के लिए बोला है, और x के ऊपर भी ये कंडीशन हमें लगा के दे दी गई है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होगा, जिसका आपको डेरिवेटिव करना है उसे एक नाम दे लीजिए। तो मैं मान लेता हूँ y है हमारा tan इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, इसे हमने y नाम दे दिया। और ये जो सेकंड वाला है जिसके रिस्पेक्ट डेरिवेटिव करने, इसे मैं z लिख लेता हूँ। तो cos इनवर्स 2x रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको हमने z लिख लिया है। ठीक है, अब हमने फाइंड आउट करना है y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z, यानी कुल मिला के हमें dy बाय dz ढूंढने के लिए कहा गया है। तो y z की टर्म सॉरी x की टर्म में है, z भी x की टर्म में, तो देखिए यहाँ पेरीमीटर हो गया हमारा x। तो अगर मुझे dy बाय dx ढूंढना है तो हमारे रूल के अकॉर्डिंग, पैरामीट्रिक रूल के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू होनी चाहिए dy बाय dx अपॉन dz बाय dx। मुझे यहाँ पे z का और y का दोनों का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाले, तो इसमें आपको बताया था सिंप्लीफाई करना पड़ता है हमें। हमें देखना पड़ेगा कि किसको t पुट करने से ये सिंप्लीफाई हो सकता है। यहाँ पर भी इनवर्स है। देखिए इसमें सिंप्लीफाई करने के लिए रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो इसके लिए मैंने आपको सिंप्लीफिकेशन का तरीका बताया था। अगर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिखाई दे तो x इज इक्वल टू ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा रख सकते हैं। तो इन दोनों में सेम सब्स्टिट्यूशन से काम चल सकता है। तो हमें पुट करना चाहिए, एक्चुअल में हम चाहते तो है x की जगह पर साइन थीटा रखना। ए की वैल्यू 1 है तो x इज इक्वल टू ए साइन थीटा का मतलब x इज इक्वल टू साइन थीटा। मगर आपको बताया था सब्स्टिट्यूशन जब भी करना है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से स्टार्ट करना है, यानी साइन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा ये रखोगे तो x इज इक्वल टू साइन थीटा अपने आप ही बन जाएगा। आप चाहो तो cos थीटा भी रख सकते हो, cos इनवर्स x को थीटा रख लो तो उससे हो जाएगा। अगर मैं cos इनवर्स x को थीटा रखूं तो x इज इक्वल टू कॉस थीटा हो जाएगा। तो आपकी इच्छा है, दोनों में से जो भी करना चाहें आप कर सकते हैं। अगर हम x इज इक्वल टू कॉस थीटा रख रहे हैं और थीटा की वैल्यू अगर हम सीधा यहाँ से देख के बोले तो हम कहेंगे 0 से पाई, क्योंकि cos इनवर्स के x की जो रेंज होती है, cos इनवर्स x की वैल्यू जो होती है वो 0 से पाई के बीच में लाई करती है। बट यहाँ पे देखिए आपको x की जो वैल्यू है वो ये बाउंडेशन लगा के बता रखा है 1/√2 से लेके 1 के बीच में लाई कर रही है। अगर x 1/√2 से 1 के बीच में लाई कर रहे हैं तो आप जरा cos इनवर्स x का ग्राफ देखिए, ये इस तरह से होता है 1
और -1। अगर x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में जाती तो cos इनवर्स x की वैल्यू 0 से पाई के बीच में लाई करती। मगर अब हमारा x जो है वो 1/√2 से लेके सिर्फ 1 के बीच में ही लाई कर रहा है, और 1/√2 पे जो वैल्यू होती है cos इनवर्स की वो होती है π/4। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे, अगर x हमारा सिर्फ 1 से लेके √2 के बीच में लाई करेगा तो थीटा की वैल्यू यानी कि cos इनवर्स x की जो वैल्यू है वो लाई करेगी 0 से लेके π/4 ओनली, जिसमें 0 और π/4 पे भी मैंने इक्वल टू नहीं लगाया है क्योंकि यहाँ पर x के ऊपर x के लिए भी यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं था। मतलब यहाँ पे जो थीटा है हमारा वो 0 से π/4 इंटरवल में लाई करेगा, 0 से पाई नहीं होगा। वो तब होता अगर x की वैल्यू बोली जाती 0 से 1, सॉरी -1 से 1, या x के ऊपर कोई बाउंडेशन ना दी जाती तो मैं cos इनवर्स x की वैल्यू -1 ये मान के कि x -1 और 1 के बीच में कहीं पर भी जा सकता है तो लिखता थीटा लाइज बिटवीन 0 टू पाई। मगर अब नहीं लिख सकता, इसलिए बताता हूँ बार बार कि जब भी ऐसे x के ऊपर कोई बाउंडेशन दे रखी हो तो उसको ध्यान से देखना है, उसके अकॉर्डिंग ही हमें सारा कुछ प्लान करना है, सोचना है। यहाँ पर केसेस बनाने की जरूरत है या नहीं वो यहीं से पता चलेगा। चलिए सब्स्टिट्यूशन करते हैं यहाँ पे पहले। तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, देखिए y इज इक्वल टू था हमारा tan इनवर्स √1 - x² अपॉन 1 + x, सॉरी अपॉन x, और z हमारा था cos इनवर्स 2x इंटू √1 - x²। तो इसमें रखिए x की जगह पर cos थीटा, तो यहाँ पे मिल जाएगा हमारा tan इनवर्स √1 - cos² थीटा अपॉन cos थीटा। और यहाँ पे देखिए ये मिलेगा tan इनवर्स cos थीटा, सॉरी sin थीटा का मोड, मगर मोड में नहीं लगा रहा हूँ। कारण ये है कि जो थीटा है हमारा वो हमें पता है 0 से π/4 के बीच में लाई कर रहा है, और 0 से π/4 के बीच में साइन पॉजिटिव होता है तो मोड लगाने की जरूरत नहीं है। तो देखिए ये y जो हमारे पास है वो बन रहा है tan इनवर्स tan थीटा, और थीटा क्योंकि हमें पता है 0 से π/4 के बीच में ही लाई कर रहा है, थीटा 0 से π/4 ही है, तो आप इस इंटरवल में इसको कैंसिल आउट करके सीधा सीधा थीटा लिख सकते हो। तो y की वैल्यू हमें मिली थीटा, थीटा का मतलब cos इनवर्स x। इसी तरह से z में सिंप्लीफाई करूं मैं यहाँ पे तो cos इनवर्स 2 cos थीटा, और ये cos 1 - cos² थीटा मिलेगा, तो 1 - cos² थीटा यानी कि sin स्क्वायर थीटा, और रूट के अंदर sin स्क्वायर थीटा है तो mod sin थीटा आएगा, मगर mod इस वजह से नहीं लगाया, 0 से π/4 है थीटा तो साइन पॉजिटिव होगा। तो z हमारा आ जाएगा cos इनवर्स sin 2 थीटा, 2 sin थीटा cos थीटा को sin 2 थीटा लिख दिया। बाहर है cos इनवर्स, अंदर है sin, तो सेम बनाने के लिए देखिए इसको cos इनवर्स sin 2 थीटा को लिख सकता हूँ मैं π/2 माइनस sin इनवर्स sin 2 थीटा, ऐसे लिखा जा सकता है। अब इसमें देखिए जो हमारा थीटा था वो 0 से लेके π/4 के बीच में ही लाई कर रहा है सिर्फ, तो 2 थीटा की वैल्यू 0 से लेके π/2 के बीच में लाई करेगी, और इस इंटरवल में हम इस साइन और इस साइन इनवर्स को आपस में कैंसिल करके लिख सकते हैं -2 थीटा। तो z की वैल्यू हमें मिलेगी π/2 -2 थीटा, दैट इज z हमें मिल रहा है π/2 -2 cos इनवर्स x। देखिए y और z दोनों की वैल्यू हमारे पास सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गई है। अब अगर यहाँ से मैं फाइंड आउट करूँ dy/dx तो वो सिंपल है -1/√1 - x के लिए आएगा, और यहाँ से अगर मैं dz/dx फाइंड आउट करूँ वो भी आसान है, वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2/√1 - x के आ जाएगा। तो देखिए हमारे पास dz/dx भी मिल गया है और dy/dx भी, तो हमें चाहिए था dz/dx, नहीं सॉरी dy/dz। तो dy/dz का मतलब dy/dx अपॉन dz/dx।
तो लीजिए दोनों का रेशियो लीजिए तो -2, ये हमारा फाइनल आंसर हमें मिल जाएगा। तो इस तरह से हम पैरामीट्रिक फंक्शन में डिफरेंशिएशन फाइंड आउट कर सकते हैं, फर्स्ट या सेकंड जो भी बोला जाए उसके अकॉर्डिंग।